तो अब हमें पढ़ना है तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? वैसा समास जिसमें कारक की विभक्ति आता हो, यानी कि वैसा समास जिसमें कारक की विभक्ति आता हो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। देखिए कारक का विभक्ति हम किसे कहेंगे? वैसे आप कारक के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िएगा। जैसे देखिए कारक का विभक्ति होता है कर्ता ने, कर्म को, कारण से, संप्रादन को के लिए, आपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में, पर संबोधन है, अरे ओजी। ठीक है, यानी कि अगर यह किसी भी तत्पुरुष समास में आवे या किसी भी समास में ना उस समास को तोड़ने पर इस प्रकार की विभक्ति आवे तो वह तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे देखिए यहां पर लिखा है राजपुत्र, तो राजपुत्र का अर्थ क्या होता है? राजा का पुत्र। तो यहां पर जो का आ रहा है यही क्या है? विभक्ति। राजा का जो पुत्र आ रहा है यही क्या है? विभक्ति। फिर देखिए राजाज्ञा, तो राजाज्ञा का अर्थ होता है राजा की आज्ञा। तो राजा की आज्ञा यहाँ पर की है, यही विभक्ति है और इसी विभक्ति के कारण यह क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास कहलाएगा। फिर है राजभोग, तो राजभोग का अर्थ होता है राजा का भोग। तो यहाँ पर यह का क्या है? यह विभक्ति है और इसी विभक्ति के कारण यह राजभोग कौन सा समास कहलाएगा? तत्पुरुष समास। फिर देखिए यह पुत्र है, तो पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र का पुत्र। तो पुत्र का पुत्र यहाँ पर बता रहा है पुत्र का पुत्र, यह विभक्ति है, इसी के कारण यह तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसी प्रकार है चिरीमार, चिरीमार का अर्थ होता है चिड़िया को मारने वाला। तो यहाँ पर को है, यह विभक्ति है, इसलिए यह कहलाएगा तत्पुरुष समास। फिर देखिए यश प्राप्त है, तो यश मतलब होता है ना, यश मतलब वही जग प्रतिष्ठा प्राप्त करना। फिर यश ना, यश को प्राप्त करने वाला, यहाँ पर को विभक्ति है। उसी प्रकार देखिए यज्ञशाला है, तो यज्ञ के लिए शाला है, यानी कि यज्ञ के लिए घर है, यहाँ पर को क्या है? विभक्ति है। और यानी कि जिस समास में कारक की विभक्ति रहेगा उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। अब देखिए कर्मधारय समास है, कर्मधारय समास किसे कहेंगे? यह काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए लिखा है जिस समास के प्रथम पद विशेषण, यानी कि प्रथम पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेषता हो, विशेष्य हो, यानी कि वैसे विशेषण किसे कहते हैं ना? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण। देखिए जैसे है पुरुषोत्तम, तो पुरुषोत्तम का अर्थ क्या होता है? पुरुषों में उत्तम ना, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, यह एक विशेषता बता रहा है। इस साइड जो देखिए यह क्या बता रहा है? विशेषता, इसीलिए यह कहलाएगा कर्मधारय समास। फिर देखिए है लिखा नील कमल, नील कमल का अर्थ होता है नीला है जो कमल, नीला है जो ना, नीला है जो कमल, नीला है जो कमल ना, नीला है जो कमल। तो यानी कि यह नीला क्या बता रहा है? इसका रंग है और इसकी क्या बता रहा है? विशेषता। इसकी यह क्या बता रहा है? विशेषता। फिर देखिए क्या लिखा है? महापुरुष, तो महापुरुष का अर्थ क्या है? महान है जो पुरुष, यानी कि यहाँ पर पुरुष की विशेषता बता रहा है, जो व्यक्ति महान है उसे महापुरुष कहा जाता है। फिर देखिए घन श्याम है, तो यानी कि घन जैसा श्याम ना, घन जैसा श्याम, यहाँ भी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए क्या होगा? कर्मधारय समास। फिर देखिए कमल नयन है, तो कमल जैसा नयन, यानी कि आंख जो है कैसे है? कमल जैसा। तो इस प्रकार के समास कहलाएगा कर्मधारय समास। फिर देखिए तो ऐसे हो गया, यानी कि ना जिस समास में अगर विशेषण का प्रयोग होगा उसे हम कर्मधारय समास कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है एक ही बार में ना, एक ही बार कई शब्दों आने पर, एक ही बार का मतलब है वह शब्द बार बार आता है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ ना, नगद नगद। तो इस प्रकार के शब्द कहलाता है अवयवी समास। इस प्रकार के शब्द कहलाता, इस प्रकार के समास कहलाता है अवयवी भाव समास। फिर देखिए आगे लिखा है इसमें हम द्विगु समास किसे कहेंगे? तो यह जो है ना वेरी इजी, इससे आसान समास आपको मिलेगा ही नहीं, यह वेरी इजी है। देखिए लिखा है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यानी कि वैसा समास जिसका शुरू के पद संख्या हो। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है चौराहा, तो चौराहा का अर्थ क्या होता है? चार राहों का समूह। चौराहा का अर्थ क्या होता है? चार राहों का समूह। तो यहाँ पर चार क्या बता रहा है? नंबर।
फिर देखिए त्रिकोण, त्रिकोण का अर्थ क्या है? तीन कोण ना, यहाँ पर तीन क्या बता रहा है? संख्या। फिर देखिए तिरंगा, तिरंगा का अर्थ क्या है? तीन रंगों का समूह, यानी कि यह क्या है? संख्या ना, दिस इज नंबर, इसीलिए यह क्या है? द्विगु समास। फिर देखिए यह क्या है? पंचवटी, तो पंचवटी ना, तो पांच वटियों का समूह, तो यहाँ ना या पंचवटी, यहाँ पर पांच क्या? संख्या, इसीलिए यह क्या कहलाएगा? द्विगु समास। और यहाँ पर सत सही है, तो सत सही यानी कि यहाँ पर भी सात बता रहा है, द्विगु समास। नौ रत्न है तो नौ बता रहा है, द्विगु समास। अब लिखा है नौ लखा, तो यह नौ बता रहा है, इसीलिए होगा ना द्विगु समास। यानी किसमें? देखिए अभी हमने पढ़ा द्विगु समास, यानी कि जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो, द्विगु समास। कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो ना, कर्मधारय समास। फिर देखिए है तत्पुरुष समास, यानी कि जिसमें कारक की विभक्ति आता, उसे हम तत्पुरुष समास कहते